क्या करें, वो 3 पेपर ओपन कर लें जिनके ऊपर मैं फोकस करते हुए चलने लगा हूं अभी। ओके, ये पेपर आ गया, आप जरा क्वेश्चन कर लें। 1 मिनट जी, बिल्कुल आप उस नोट को सिलेक्ट करके उसी तरह फेंक दें दूसरे के अंदर। नोट नहीं, आप उस नोट का मटेरियल जो है उसी को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करके उसके अंदर ड्रॉप कर दें। ओके जी, पहला पेपर ओके पढ़ते हैं। सो आफ्टर द फाइनेंशियल, अब ये मैं नोट में गया हुआ हूं, ये पढ़ता हूं आफ्टर द फाइनेंशियल। ये मुझे समझ आ रही है कि ये जो प्रोसेस है ना, ये मेरे इंट्रोडक्शन में हेल्प कर सकता है। क्लियर, ये इंट्रोडक्शन में चला गया। ओके, देयरफॉर फॉर फर्म सर्वाइव इट क्रिटिकल टू इनोवेट एज टू अडॉप्ट द इवॉल्विंग। अब समझ आती है, ये इसका ना गैप है, रिसर्च गैप आ गया। आउट टू बिजनेस यूनिवर्सिटी है गो टू आइडिया ऑफ एकेडेमिया मोस्ट आर फोकस्ड। तो ये भी चल रहे हैं। दिस पेपर एग्जामिन द रिलेशनशिप, ये इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गई। क्लियर, इस तरह ये पेपर ठीक हो गया, मैंने पढ़ लिया। जब सेकंड पेपर में आते हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट सिस्टम हैज अ बेस्ड ऑन न्यू टेक्नोलॉजी। मैं इसको लिखता हूं कि ये जो है ना, ये मेरे रिलेटेड है, इंट्रोडक्शन में आएगा, जिस तरह भी आप समझते हैं, जहां भी रिलेट करता है। सो द कॉन्सेप्ट डिस्ट्रक्टिव, ओके, सो द निश मार्केट डू नॉट बियर, ये उसका हो गया वो वाला एरिया जो गैप है। और देयर न्यूमेरिकल एग्जांपल डिस्ट्रक्टिव, फॉर एग्जांपल फॉर कंपनीज इन वेरी नियर फ्यूचर विल बी फेसिंग एक्सटेंसिव। तो ये इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये यहां तक ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट चलेगी। मैं अभी क्योंकि बड़ा स्पेसिफिक होकर चल रहा हूं ना, कि मैं इसके मुताबिक चलना है, वरना आप क्या करेंगे, आप हर पेपर को पढ़ेंगे। जब सारा कर लेंगे, पेपर को पढ़ के अपने वेरिएबल के नाम के मुताबिक जिस तरह स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं करें। इट मीन ये आपको स्पेस देता है, जो भी आइडिया आता है नोट बना लो, मेमो बना लो, एनोटेशन कर लो, लिंक कर लो, कुछ भी बना लो, सारा डाटा इसमें सेव हो। उसको वर्ड्स दे दो, ताकि जब कल को जब क्यूरी रन करो तो वो वर्ड्स आपके सामने एक रिलेशनशिप की सूरत में एग्जिस्ट करें। अभी चलते हैं जी इसमें इंट्रोडक्शन। ये जी इंट्रोडक्शन में रिलेटेड है, तो इसको हम लेके चलते हैं। ये इंट्रोडक्शन मेरे रिलेटेड है। ओके जी, सो आवर रिसर्च इंसिडेंट सजेस्ट दैट, ये इसका गैप है, इस गैप। और सो डिस्पाइट दैट द लिटिल टेंशन हैज बीन डिजर्टेड, ये है तो गैप है, लेकिन मैं इसको उसमें डाल देता हूं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में अभी जब आपका स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाए, अभी आपने लिखना किसके ऊपर, अभी आपने पेपर कॉपी नहीं करना, आप चाहते मैं इंट्रोडक्शन के ऊपर लिखना चाहता हूं। आप ये करें, जिसका सबसे खूबसूरत फीचर है वो है फ्रेमवर्क मैट्रिसेस। इस फ्रेमवर्क मैट्रिसेस क्लिक करके यहां पे करना न्यू फ्रेमवर्क मैट्रिसेस। क्या करना है, ये क्यों बना रहे हैं, मैं कहता हूं इंट्रोडक्शन लिटरेचर आइटम, लिटरेचर। क्लियर, ये लिख दिया, डिस्क्रिप्शन दे दे मैंने क्यों किया। अब इसके रोज में केसेस आएंगे। ये केसेस बोला क्या है, आपके रिसर्च पेपर में रोज में क्या आएंगे, केसेस। सिलेक्ट केसेस, केसेस मीन रिसर्च पेपर, सिलेक्ट। और यहाँ पे आपके वो नहीं आ रहे क्योंकि हमने अपने पेपर्स को केस में कन्वर्ट नहीं किया, ये गलती की है, ये बात ध्यान में रखिएगा। जब भी मैंने लास्ट वर्कशॉप में बताया था, जब भी हम लोगों ने रिस्पोंडेंट पर सर्च करनी है या पीडीएफ के ऊपर कमांड रन करनी है, इनर कमांड जैसा फ्रेमवर्क मैट्रिसेस, इसकी इनर कमांड है, तो हमें तमाम एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को कन्वर्ट करना है केसेस में। तो अभी मैं उन्हीं 3 पेपर को भी केस में कन्वर्ट करता हूँ, उन्हीं 3 को, बाकी को नहीं करता। ठीक है ना जी, राइट क्लिक और क्रिएट एज केस नोट, राइट इज क्रिएट एज केसेस, क्रिएट एज केसेस। तो केसेस में क्रिएट कर दे जी, कर दो। तो अगर हम जाते हैं नोट्स में, तो केसेस में वो तीनों पेपर आ चुके हैं एज ए केसेस, तीनों पेपर एज ए क्या आ चुके हैं, केसेस। अब हम लोग क्या करेंगे, अब जाएंगे सोर्सेज, फ्रेमवर्क मैट्रिसेस, और इंट्रोडक्शन में भी शार्ट नाम लिख रहा हूं। रोज में चूज करें वो पेपर जिनके अंदर से लिटरेचर रिव्यू लिखा था। क्लियर है, वो तीनों पेपर से लिटरेचर रिव्यू लिखा था। और कॉलम में चूज करें वो नोट जिनके ऊपर लिटरेचर लिखना है। अभी किस पर लिटरेचर लिखना है आपने बता दिए मुझे, इंट्रोडक्शन में लिखना है, प्रॉब्लम्स में गैप पे, इंट्रोडक्शन पे, इंट्रोडक्शन चूज करके ओके कर दें। ठीक है, तो ये आपके सामने एक कमांड आ रही है, मैं इसको हाइड करने लगा हूं इसको। क्लियर,
ये हाइड किया, हाइड हो गई। इंट्रोडक्शन, ये आपके सामने इंट्रोडक्शन हेडिंग आ गई। अब इशू ये है, आपने इंट्रोडक्शन और इस पेपर में से जो चीजें लिखी थी ना, वो ये वाली हैं जो साइड की थी आपने। ये वो पेपर है, ये वो क्या है, मतलब कि ये वाला और ये इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन में मैंने लिखना है और ये वाला पेपर आपके सामने है। इट मीन कि जब भी आप लोग राइटर की तरफ जाएंगे तो इस पेपर को देखा, इस पेपर में कौन सी चीजें अहम थी, आप इधर बैठ के वो लिखना शुरू कर देंगे। आपने नोट बना लिए, आपने पेपर पढ़ लिए। फ्रेमवर्क मैसेज ये करता है कि आपके पेपर को ले आता है रो साइड पे और आप जिस हेडिंग का लिटरेचर लिखना चाहते हो वो आ जाता है कॉलम साइड पे। अभी मैंने एक हेडिंग चूज की, अगर 3 हेडिंग चूज करते तो 3 कॉलम बनते हैं। ये 3 कॉलम मैं भी किया। अगर फर्ज करें आपने 3 डिमेंशन पे काम कर रहे हो, डिमेंशन 1, डिमेंशन 2, डिमेंशन, ये तीनों आपस में रिलेटेड है, तो फिर आप उस पेपर को देख के ज़हन में वो लिख सकते थे। लेकिन आप कहते सर मैंने तो वो सारा मटेरियल इसमें से पढ़ के तो नोट में डाल दिया हुआ था, वो यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि आप पीडीएफ को चेंज नहीं कर सकते। आप पीडीएफ को चेंज, आपने उस पीडीएफ को अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट करना है। और आप कहते हैं सर ये पेपर तो ओवरऑल पेपर शो हो रहा है मुझे, मैंने तो अपने नोट में डाला था इंट्रोडक्शन का पोर्शन इस पेपर में से। इसका बड़ा खूबसूरत फीचर है ऑटो समराइज। क्या फीचर है? ऑटो समराइज पे क्लिक करेंगे ना, जो जो मटेरियल डाला था वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाएगा कि आपने इंट्रोडक्शन के रिलेटेड इस पेपर में से ये लाइनें चूज की थी, ओरिजिनल पेपर ये है। इट मीन आपके सामने उसने सारा फ्रेमवर्क दे दिया। अब आप इस पूरी स्टेटमेंट को पढ़ें, इसमें से कौन सी लाइन आप एक लाइन समझ आती है। मैं बात करता हूँ, आफ्टर द फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 मोस्ट फर्म्स वर अफेक्टेड नेगेटिवली इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट मार्जिन एंड परफॉर्मेंस। दिस प्रोवाइडेड फर्म विद द प्लेटफॉर्म टू डेवलप अ न्यू प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस सो एज टू आफ्टरमैथ। So furthermore, the dynamic nature of the business environment has been a contributing factor for firm business process change and restriction. तो ये आप खत्म कर दें, मैंने खत्म कर दिया और उसको आप अपनी सेटिंग के मुताबिक लिखते हैं कि with the passage of time या with the advancement of technology, business process has been changed and now firm are looking for the high profit of the margin. It mean कि यहाँ पर आप बैठ के उस कॉन्सेप्ट को पढ़ें, मेन पेपर आपके सामने ओपन है और अपना कॉन्सेप्ट जो भी 2-3 लाइनों में बनता है उसको यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं। इट मीन इट्स एन एडिटेबल वे जहाँ पे आप अपने आइडियाज को लिख सकते हैं। इसी तरह जब ये आइडिया लिख लेंगे, जब सेकंड आइडिया पे क्लिक करूंगा देखिएगा जरा, उधर पेपर चेंज हो जाएगा। अब ये पेपर चेंज हो जाएगा, जैसे इधर आऊंगा उसका पेपर आ जाएगा। फिर इस आइडिया के ऊपर लिखें, फिर दूसरे आइडिया के ऊपर लिखें, फिर तीसरे आइडिया के ऊपर लिखें। और इस तरह क्या करेंगे कि आपके पास पेपर भी अवेलेबल है, आपने जो उस नोट में से चीजें निकाल के नोट में डाली थी पढ़ते वक्त वो भी अवेलेबल है। तो एक एक 2-2 लाइनें आप लिखते जाएंगे। जैसे इंट्रोडक्शन पे फर्क नहीं, ये तो 3 पेपर हैं, 50 पेपर पढ़े आपने, 3 कॉलम आपके पास हैं, क्लिक करते जा रहे हैं। एक एक लाइन भी अगर वो 50 पेपर में से निकले, जब वो 50 पेपर समाप्त हो गया उसमें तो आपका अल्टीमेटली 2500 से 3000 वर्ड का लिटरेचर रिव्यू लिखा पड़ा होगा। दैट वाज नॉट पॉसिबल कि आप मैनुअली जब करते थे पेपर पढ़ो ये करना है, पेपर पढ़ो ये करना है। इसने क्या किया, आपने जो पेपर में से पढ़ा था पेपर पढ़ते वक्त वो भी ऑटो समराइज करिए शो कर दिया, आपको टारगेट पेपर भी शो कर दिया, आपको पेपर का रेफरेंस भी बता दिया। क्लियर हो गया? अब आप एक एक 2-2 लाइनें लिखते चले जाएं। जब आप 25-50 वर्ड को पढ़ के 10-10 वर्ड की लाइनें लिखेंगे तो जब वो 10 वर्ड को मिला के जब आपस में उनको अटैच करेंगे तो अल्टीमेटली आपका प्लेजरिज्म का फैक्टर भी खत्म हो चुका होगा। तो दिस इज द फ्रेमवर्क मैट्रिसेस दैट विल हेल्प यू कि आप देखिए ये आपको स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं ना कि आपके सामने पेपर भी है, स्क्रीन यहाँ पे समान है ना। आप इसको लेके चलते हैं, इसको भी मैं कम कर देता हूँ कि आप इसके सामने सारी स्पेस अवेलेबल है। इट मीन मैं इसमें इस फ्रेमवर्क में कुछ चेंजेस करना चाहता हूं। इसको ओपन फ्रेमवर्क मैट्रिसेस, इसकी फ्रेमवर्क मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज में जाता हूं, मैं कहता हूं मुझे कॉलम और बढ़ा दूं, इसमें बाकी कॉलम भी ऐड कर लें, ओके कर दें, अप्लाई। अब क्या होगा, वो भी कॉलम आ गए। अब क्या करें, इसको ऑटो समराइज पर यूज करें। यहां पे फीचर फ्रेमवर्क मैट्रिसेस ऑटो समराइज, ऑटो समराइज रन करेंगे। अब देखिए इसका ये क्या फीचर है कि आपके लिखे को नहीं छेड़ेगा, आपके लिखे को नहीं छेड़ेगा। वो दोबारा अगर भूल गए यार इसमें क्या लाइन लिखी थी, अब दोबारा ऑटो समराइज रन कर दें कि आपने ये लिखा था, अब आपके लिखे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इट मीन आपके सामने पेपर भी है, आपके सामने वो जो इंपॉर्टेंट आइटम भी है और आपके सामने बाकी पेपर्स भी हैं। तो जब मेरे एक दोस्त है, उन्होंने कुछ दिन पहले कोट शेयर की, किसी एक पेपर को पढ़ के लिखना प्लेजरिज्म, किसी एक पेपर को कॉपी करना प्लेजरिज्म, और काफी सारे लोगों के पेपर को कॉपी करना
2 से ज्यादा 3-4 लोग पेपर को पढ़ के उनके 2 वर्ड छोड़ के कभी करना दैट्स अ क्रिटिकल वर्क। तो इट मीन जब आपके सामने 10 20 30 40 पेपर होंगे, नीचे भी वही स्टेटमेंट, ये अभी इररेलेवेंट इसलिए कि हमारी टारगेट सैंपल नहीं है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कहने का मकसद ये है कि जब आप लोग एक ही टॉपिक पे 10 पेपर ओपन करते हो, हर बंदे का इंट्रोडक्शन लिखने का अपना अंदाज है, आप इंट्रोडक्शन के हर एक स्टेटमेंट का नोट बनाते हो और फिर उसको ऑटो समराइज करते हो, मेन पेपर सामने आ गया, उसने किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात लिखी, आप किस कॉन्टेक्स्ट में लगाना चाहते हैं, नीचे वाले प्रोफेसर ने क्या बात की, जब ऊपर करते हो तो आपका वो सामने 2-2 4-4 लाइनें बनती जाएंगी। जब उन चारों को पकड़ेंगे तो आपका लिटरेचर रिव्यू था। जी, कट कॉपी पेस्ट करके वर्ड फाइल, अगर आप उसको चाहते हैं यहीं पे आप क्या करें, आप जाएं मेमोज में और न्यू मेमो क्रिएट करें, इंट्रोडक्शन, क्लियर हो गया, इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन ओपन हो गया। जैसे ही उधर जाएंगे ये वाला है, अच्छा ये मेरे इंपॉर्टेंट है, ओके मेरा लिटरेचर फाइनल हुआ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी वो उसमें कन्वर्ट कर देगा, एंटर, आगे जाए दूसरे को लिखें, उससे डालते जाएं तो सारा आपके मेमो में आता जाएगा, फिर उसी को उठा के आप बाद में वर्ड में पेस्ट कर दें। मेमो को इसके साथ लिंक भी कर सकते हैं कि अटैच मेमो टू विद दिस, मतलब आप समझते हैं कि ये जो इसमें आते हैं, ये जो फ्रेमवर्क मैट्रिसेस हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करें और मेमो लिंक, इसे कहते हैं ओपन लिंक्ड मेमो, ये कहते जो ओपन है अभी, या लिंक एग्जिस्टिंग मेमो या लिंक न्यू मेमो, ताकि पता चले कि ये मेमो किसके साथ अटैच थी, और लिंक भी कर सकते हैं इसके साथ। तो कहने का मकसद है कि प्रोवाइडिंग यू कंप्रीहेंसिव स्पेस जिसमें तमाम चीजें आपके सामने हैं, बस आपने एक दफा पूरे पेपर गो थ्रू करने और उनमें से इंपॉर्टेंट चीजें निकाल लेनी है, फिर ये फ्रेमवर्क मैट्रिसेस आपके सामने सारा कुछ ले आएगा, आपको लिखने की मुकम्मल चीजें देगा। जब मल्टीपल रेंज ऑफ टेक्स्ट होंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रेजेंट तब आती है जब 1 to 1 पेपर पढ़ के लिख रहे हो, जब 10 पेपर to 1 पेपर में नोट करते हैं प्रेसिजन नहीं आती, वो अच्छा वर्क होता है। मेरे भैया ये देखें क्या है, नाम नहीं नजर आ रहा, ये नाम नजर नहीं आ रहा, इसलिए नाम मैंने लिखाए थे कि जब ये नाम जाकर उसमें डालेंगे तो आपके रेफरेंस साइट होगा। जब मेमोज में आपने इसमें कन्वर्ट करना है तो आप सिंपल उसका नाम लिखने के फलां का पहला वर्ड लिख दें, हाँ पहला वर्ड नहीं, उसमें ये ना आप पहला है, ये किसका था, अच्छा ये ACKAH का था, ओके नेक्स्ट चले जाएं। जब आप जोटेरो में जाएंगे तो उसके अंदर जब एक ही एच लिखेंगे वो पेपर सामने आ जाएगा, तो सामने आ जाएगा पेपर आ जाएगा। क्लियर क्वेश्चन है तो पूछिए। ओके जी, अब हम आते हैं इसको क्लोज किया, अब आते हैं मैप्स पे। मैप्स सिंपल, आप इसमें आपके पास ऑप्शन है माइंड मैप, प्रोजेक्ट मैप, कॉन्सेप्ट मैप, 3 किस्म के मैप्स हैं। माइंड मैप, माइंड मैप सेम उसी तरह के मैप्स हैं जो आपके कंसेप्चुअल मॉडल है, वैसे उसे नीचे बोला हुआ है कॉन्सेप्ट में, वो आपको बताता हूं उसमें डिफरेंस क्या। जो माइंड मैप जो आपके जेहन में आ गया, आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं, लिटरेचर पढ़ते पढ़ते आप अल्टीमेटली जब स्टार्ट करते हैं ना, आपको पता चलता है ये दोनों का आपस में रिलेशनशिप है। आप क्या करेंगे, न्यू माइंड मैप, उसका नाम रखें माय रिसर्च मॉडल, क्लियर, ये ओपन करेगा हो जाएगा, ये आपके सामने वेरिएबल आ गया, ऊपर उसके तमाम टूल्स आ गए। ओके जी, ये जी मैं काम करना चाह रहा हूं बिजनेस परफॉर्मेंस पे, इज इट क्लियर? ओके, अब ये मेरा डीवी है, ये मेरा क्या है, डीवी। अब इसके आगे आपने क्या करना है, फ्लोटिंग आइडिया, सिबलिंग आइडिया या चाइल्ड आइडिया। फ्लोटिंग आइडिया इसके साथ जो रिलेट करता है, इसके साथ इसका कंसेप्ट पाया जाता है। ये बिजनेस परफॉर्मेंस में हम कहते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, क्लियर। और इसको देते हैं, अच्छा जी इसका चाइल्ड नोड है, इसका साथ है,
तो वो उसके साथ लेट हो जाएगा। कि आप उस जब लिटरेचर लिख रहे होते हैं आपको पता चलता है इसके साथ ये चीज आइटम रिलेटेड है, इसके साथ ये रिलेटेड है, ये इसके साथ मिलती तो नहीं लेकिन इसके साथ साथ मूव जरूर कर रही है, तो आप उसके साथ चल देंगे। बिजनेस परफॉर्मेंस की एक सब नोट में बात करते हैं, इकोनॉमिक्स परफॉर्मेंस है। मैं वैसे आपके सामने ड्रा कर रहा हूं और ये वैसे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी इसका हिस्सा है जनरली। सिबलिंग आइडिया इसमें बिजनेस परफॉर्मेंस के साथ और पाया जाता है। एक आइडिया है सोशल कैपिटल, इसका एक आइडिया है। ओके, अगर इसके अंदर कुछ सब आइडिया लेके जाना है तो वो उसके साथ रिलेट कर देगा। अगर आप इसके साथ कोई चाइल्ड आ गया और सिबलिंग आइडिया उसके साथ सिबलिंग है। सिबलिंग का मतलब कि एक तरह के आइडिया एक तरफ चलते जाएंगे, समझ आ रही है ना, मतलब एक तरह के आइडिया एक तरफ जाते जाएंगे। जब मैं चाइल्ड पे क्लिक करता हूं तो उसका चाइल्ड बन जाता है, जब इस पे क्लिक करूंगा चाइल्ड वो उसकी फॉर्म आ रही है। ठीक है, अब मकसद सिर्फ ये है कि आपने जब भी नोट क्रिएट करने हैं, आपका स्ट्रक्चर डिजाइन हो रहा है, ये आपके बेसिक आइडिया कौन सी चीज किसके साथ रिलेट करती है। माइंड मैप वगैरह क्या होता है कि कौन सा आइटम किसके साथ अटैच हो रहा है, कौन सा आइटम किसके साथ जोड़ रहा है। अब ये मैं ड्रा नहीं कर सकता, लेकिन अल्टीमेटली आपके पास प्राइस तो होगी ना कि इस कंसेप्ट के साथ ये कंसेप्ट रिलेट करते हैं। ये वो जनरेट वो भी करेगा, वो जो आपने नोट स्ट्रक्चर बनाया हो ना, वो भी स्ट्रक्चर आइडिया जनरेट करता है, वो स्ट्रक्चर की आइडिया जनरेट करता है। लेकिन यहाँ पर भी आप आइडिया जनरेट करवा सकते हो, यहाँ पे भी आप आइडिया जनरेट कर। ये आइडिया क्या होगा, ओपन है, इसमें आपने किसी किस्म का रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया। ये माइंड मैप के तौर पे इसको आप जिस तरह तरतीब देना चाहते हो, जिस तरह भी क्लियर हो गया। ये आपके सामने टाइप्स हैं, ये 3 टाइप्स में दे रहा है। जिस तरह भी आपने स्ट्रक्चर को डिजाइन करना, जिस तरीके से भी आपने चीजों को लेकर चलना, ये था माइंड मैप। अगर हम इसके देते हैं न्यू कॉन्सेप्ट मैप, कॉन्सेप्ट मैप में जाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट मैप क्या होता है कि ये आईवी है, ये डीवी है। उसमें तो माइंड मैप था ना कि ये आइटम इसके, ये कॉन्सेप्ट इसके रिलेटेड है, वो कॉन्सेप्ट की बात करता है कि आप ई गवर्नमेंट लिखते हो तो ई गवर्नमेंट की 4 टाइप्स कौन सी है भला, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस। गवर्नमेंट टू सिटीजन की ये टाइप्स हैं, वो कॉन्सेप्ट आपस में रिलेट करते हैं। ई गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ई टेक्नोलॉजी या आईसीटी या एम गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट, मतलब ई गवर्नमेंट के साथ में कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है, एम गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो वो बेसिकली जो आपकी जिन के अंदर जो कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहे थे उनकी है। लेकिन ये जो आपका कॉन्सेप्ट मैप है, ये आपको सिर्फ लिटरेचर है क्या कि ये है जनाबे वाला आपका अनऑब्जर्व वेरिएबल, उसको इस तरह ले ले, ये कॉन्सेप्ट रिलेट करता है, आपका ये एक्सक्यूज रिलेट करती है। मतलब ये ट्राइंगल, इसमें ट्राइंगल को हम रिलेशन में भी ले सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है जो भी आपके जहन में आइडिया आपको ट्राइंगल ये हमने देनी है। वैसे इमोज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोगों का वो आपका होगा, ये वाला गोलदारा होगा, लिस्ट होगी, ये आप लोगों का शो करेगा। अनऑब्जर्व वेरिएबल को अगर आपकी रेक्टेंगल होगी तो ये आपको रिप्रेजेंट करेगा ऑब्जर्व वेरिएबल को, उसके लिए है। लेकिन यहाँ पे आप खुद से कॉन्सेप्ट ड्रा करने ना कि आपने क्या करना है कि कनेक्टर, ठीक है, आप उनको कनेक्ट करते चले जाएं। जो भी आपके पास शेप्स हैं ये, ठीक है ना, इसका इसके साथ आइडिया है, इसका इसके साथ कॉन्सेप्ट है, इसको इससे रिलेट करते हैं, इसको इससे रिलेट करते हैं, इसको इससे रिलेट करते हैं। तो ये आपका वो तमाम मॉडल जो आपके जहन में मर्ज हो रहा होता है, जो भी आपके आईवीडीवी से मर्ज हो रहे होते हैं, आप उसके साथ जाके इसमें वो मेरे जो वर्ड में एक्सेल में आपको मॉडल बनाने मुश्किल लगते थे ना, यहाँ पे आप खूबसूरत तरीके से वो मॉडल डिजाइन कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैप बनाने में आपको हेल्प करता है। फिर बात कह रहा हूँ ये मैप कैसे डिजाइन होते हैं, ये सारे के सारे मैप कैसे डिजाइन होते हैं। आपने अगर अच्छा लिटरेचर रिव्यू किया हो, आपको पता हो क्या हाइपोथेसिस क्या है, तो यहाँ मॉडल ड्रा करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो खुद ब खुद चीजों को आपके लिए सॉर्ट आउट करता चला जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर कॉन्सेप्ट मैप, माइंड मैप क्लियर हो गया। अब वो थ्योरेटिकली आपने लेके आने हैं या आपके माइंड में कुछ आइडिया आया है तो आप उसकी बिना पे चीजों को लेके चल सकते हैं। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट मैप है। प्रोजेक्ट मैप क्या होता है बेसिकली? प्रोजेक्ट मैप आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड है। प्रोजेक्ट आइटम क्या है? आप क्या करें, ऐड प्रोजेक्ट आइटम्स। जो भी आपने वो बनाए नहीं नोट्स, ये नोट्स बनाए थे हमने, बिजनेस मॉडल, डेफिनेशंस, आप इनको आपस में अटैच कर दें। ओके, जो भी आपके वेरिएबल में आइटम्स है ना वो शो कर देगा। अगर इसको मैं शो करता हूं इस तरह से दिखाओ, गुड। मैं ये कह रहा हूं, जब अभी मैं आपके लिए आता हूं दोबारा नोड्स में, नोड में स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब अल्टीमेटली जब नोड स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं
ये नोड्स हैं। आप ये कहते हैं बिजनेस मॉडल्स, डेफिनेशंस, या आपके लिए ना मैं जो अपना प्रोजेक्ट है वो ओपन करता हूँ, उसमें मैंने काफी सारे वो बनाए हुए थे। इसे क्लोज करता हूँ, यस, और मैं अपना प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ जो इसी के पैरेलल मैंने काम कर रहा था। उसमें मैंने चूंकि वो सारी आइटम्स का जो तरतीब दिया हुआ है, हो जहाँ पर ओके, ये अब मेरा मैंने अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक तमाम चीजें डिजाइन की हुई है ना, ये सारी। एक तो था माइंड मैप, वो था आपके जो भी माइंड में कॉन्सेप्ट आ रहे हैं उसके। एक था आपका जो मैप कंसेप्चुअल था, मैप में जाते हैं कि आपने माइंड मैप जो आइडियाज थे और कॉन्सेप्ट मैप जो भी आपका मॉडल डेवलप हुआ, इवॉल्व हुआ, उनको आपस में किस तरह से डेट करना है। लेकिन एक प्रोजेक्ट मैप है जब लिटरेचर रिव्यू करते हैं, आप जब हेडिंग का स्ट्रक्चर खुद बनाते रहते हो, जिसे हम एक्सेल कोडिंग बोलते हैं। एक्सेल कोडिंग, आप उस प्रोजेक्ट मैप को नाम देते हो, आप इसमें प्रोजेक्ट आइटम ड्रॉ करके लेके आनी है। मैं सारी आइटम डाल देता हूँ, ऐड प्रोजेक्ट आइटम्स, इधर से क्लिक कर लिया ऊपर से, या राइट क्लिक ऐड प्रोजेक्ट आइटम्स, और मैं नोट में जाता हूँ, सारी चूज कर लेता हूँ, वो सारी की सारी ले आएगा। ये वैसे उसने नहीं सारी की आइटम्स, और ऑटोमेटिकली वो सारी कुछ ले आया। समझ नहीं आ रही है मुझे ये व्हाट इज इट। आप इसकी शक्ल को बदल लें, ये देखें, ये जिस तरह भी वो तरतीब देगा आपस में किस तरह जुड़ी हुई है, वट एवर द फॉर्मेट यू वांट टू डू, और जिस तरह से भी वो कॉन्सेप्ट हैं, मेरे 4 डिफरेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस हुए और आपस में वो किस तरह रिलेट करते हैं। इट विल गिव यू एन ओवरव्यू, एक मेजर पोर्शन कहाँ पे डिस्कस हुआ है। क्वालिटेटिव में भी हेल्प करते हैं, लेकिन ये मैप आपको हेल्प करती हैं जब आपके पास आइडियाज हो। ये 4 वेरिएबल का लिटरेचर है, और इसमें नहीं जी ये सारे नोड्स हैं। जो नोड ये प्रोजेक्ट के अंदर है, जो प्रोजेक्ट में मैंने मैप कैसे बनाया था उसको ग्राफिकल शक्ल में दे दिया उसने। हाँ, चारों कॉन्सेप्ट नहीं, इसमें भी कनेक्टेड नहीं है, इधर नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी ये सेपरेट है। हाँ वो वही है, लेकिन ये प्रोजेक्ट मैप है, इसमें ज्यादा हो गया ना। अभी मैं क्या करता हूँ, नोट्स में जाता हूँ और मैं इसमें एक पकड़ता हूँ ना, वैसे कौन से वाला था जिसको पकड़ना है, इसमें हम नोट्स में लेते हैं, ये लेते हैं नहीं, वो कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट इवॉल्व कैसे हुआ ना, वो ये बता रहा है कि इस तरह कॉन्सेप्ट इवॉल्व हो रहा है। इसमें प्रोजेक्ट में इस तरह डिस्कशन किया आपने, किस तरह टाइम से ओवरऑल जब व्यू लिखना होता है, किसी भी इंट्रोडक्शन लिखना होता है, तो अल्टीमेटली ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। जब भी किसी को सम अप करना हो, तो अगर आपने इसमें वो उसी मतलब जैसे पता है एक्सियल कोडिंग में, मतलब आपने मीनिंगफुल प्रोजेक्ट के अंदर हेडिंग स्ट्रक्चर डिजाइन किया हो मीनिंगफुल, तो ये आपको हेल्प करता है उसके अंदर लिखने के अंदर। और इसका क्या है, आप इसको चूज करें, राइट, कंट्रोल सी, और वो जो मेमोज होती हैं, मैं उस दिन बात कर रहा था मेमोज की, कंट्रोल शिफ्ट टी से टाइम आता है, किस टाइम पे मैंने ये किया, कंट्रोल बी, वो पूरे का पूरा मैप उठा के इसमें ले आएगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर। अल्टीमेटली जब आप लिखते हो रहे हैं ना, जब लिटरेचर भी लिख रहे होते हैं, तो जो भी इसके अंदर मॉडल बनता है, तस्वीर बनती है, इमेज बनती है, क्यूरी के रिजल्ट, कुछ भी आपको चाहिए, आप वहां से कॉपी करके इसके अंदर ले आओ, इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर आपको चीजों में ले आएगा, और आपके वो राइटअप ज़रा इजी होता था। तो दीज आर द माइंड मैप, कॉन्सेप्ट मैप, और जो भी मैप्स हैं आप इनको अपने मीनिंगफुल वे के अंदर यूज कर सकते हैं। जी जी